आज की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले सिर्फ दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी एक कहानी है क्राइम सीरियल किलर की जिसमें पूरी फैमिली सीरियल किलर है। इनको पकड़ने के लिए बाकायदा इनाम का ऐलान किया गया, पर क्या वो इनाम किसी को मिला? क्या ये सीरियल किलर फैमिली पकड़ी गई? ये क्यों कत्ल करते थे? कितने लोगों को मारा, कैसे मारा, क्या तरीका था, और क्यों एक फैमिली ऐसे संगीन जुर्म में एक साथ शामिल हुई? क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिसमें कोई क्रिमिनल निकलता है, एक बदमाश निकलता है, बाकी शरीफ होते हैं, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी फैमिली अगर सीरियल किलर हो तो ये बात थोड़ी सी चौंकाती है। तो पूरी कहानी में आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। कहानी 1870 की, 1870, मतलब करीब 30 साल उधर, करीब 150 साल होने को है। 150 साल पुरानी कहानी है। कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक जगह है कैंसस। उस वक्त वो इंडियन टेरिटरी कहती थी, आजकल जो उसको कहते हैं जो वहां के लोग ओक्लाहोमा। तो कैंसस ओक्लाहोमा की कहानी, और ये कहानी इसलिए सुर्खियों में आई कि अभी कुछ साल पहले इसी कैंसस की उसी जगह की जमीन की नीलामी हो रही थी। शायद अब वहां होटल बन गया है। और जब इस जमीन की नीलामी की बात आई तो फिर वो 150 साल पुरानी कहानियां लोगों को अचानक फिर से याद आ गई। कहानी एक सीरियल किलर फैमिली की। 1870-1850 के दरमियान में दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल था। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, अलग अलग वजहों से। तो यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंच रहे थे, और ये ज्यादातर बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंचे। उन्हीं में से कहते हैं कि जर्मनी की एक फैमिली 1870 में कैंसस पहुंची। अब वहां जो लोग पहले से रह रहे थे तो उन लोगों ने हालांकि ना उनका स्वागत किया, ना ये भी है कि उनसे मुंह फेरा। उन्हें लगा एक नया पड़ोसी है, ठीक है, रहने दो। तो ये लोग बिजनेसमैन फैमिली थी, वहां पहुंची। और कहते हैं कि उस वक्त, उस जमाने में उन्होंने करीब 160 एकड़, 160 एकड़ की एक बहुत खूबसूरत सी जगह थी जिसमें उन्होंने खेती के लिए जमीन यूज किया, फल को लगाया, उसमें सेब के फल लगाए, पेड़ लगाए, और एक 2 रूम का छोटा सा मुख बनाया घर। इस फैमिली में कुल 4 लोग थे। इनमें सबसे जो बड़े फैमिली के मुखिया थे वो थे जॉन बेंडर्स। जॉन बेंडर्स की उम्र करीब 60 साल थी। जॉन बेंडर के अलावा उनकी पत्नी केट बेंडर्स, उनकी उम्र 55 साल थी, और उनके 2 बच्चे थे, एक जॉनी जिसकी उम्र 27 साल और एक बेटी केट बेंडर्स जिसकी उम्र 24 साल। तो ये 4 लोग आकर कैंसस में बस जाते हैं। जिस जगह पे इन्होंने ये अपना एक घर बनाया हट टाइप का, उसके रास्ते से होकर उस जमाने में ज्यादातर लोग जो ट्रैवल करते थे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, और बाकी इस तरीके की चीजें, मोटर गाड़ियां और ये सब शायद नहीं थी। तो ये लोग वहां बस जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। 1870 में आते हैं, 70 के बाद 71, 72, 3 साल ये वहां पे रहते हैं। इन 3 साल में एक अजीब चीज होती है। इस कैंसस के इलाके में, जहां पे 160 एकड़ के इलाके में ये लोग, ये 4 फैमिली रह रही थी, उस तरफ बहुत सारे लोग गायब होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस फैमिली में जो जॉन बेंडर्स थे उनको अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता था, जर्मनी से आए थे। उनकी वाइफ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन बेटी जो थी केट, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। और इन चारों के बारे में ये था कि जो बेटी थी और वाइफ थी, ये दोनों बहुत ही रिलीजियस थे, और इनके बारे में ये भी था कि ये आत्माओं से, मुर्दों से बात करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। और इनका था कि मुर्दों से बात करने के अलावा ये आत्माओं से बात करके बहुत सारी चीजों, बहुत सारी पहेलियों को भी सुलझा देते हैं। तो ये बात सारी पड़ोसियों तक भी फैली थी, और शाम होते ही ये लोग अपने काम पे लग जाते थे इसी तरीके की स्पिरिचुअल चीजों में। तो इस बीच में कई लोग गायब होने शुरू हो गए। लोगों ने कई बार ढूंढा, उस इलाके में आए, पूछा, बेंडर्स फैमिली से भी पूछा। उन्होंने कहा इस तरफ से कारवां लोगों का गुजरता है, वो आए, चले गए, हमें नहीं मालूम। बाकी ने भी किसी ने नहीं बताया। जहां पे बेंडर्स फैमिली का घर था,
इसके बाद से फिर बाकी घर कम थे, फिर वो बिल्कुल सन्नाटा था, नदी थी, सड़क थे, तो आगे गुजर जाते। तो कुल मिलाकर आखिरी जो विटनेस होता है वो बेंडर्स फैमिली एक्सप्रेस से होता, किसी भी कारवां के गुजरने के, मुसाफिर के गुजरने के। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि जो दो इन्होंने घर बनाए वो बड़ा अजीब सा था। उसको अगर एक बार आदमी जाए तो देखने में लगेगा कि एक रूम है, लेकिन उन्होंने एक फॉल्स बल्कि टाइप की बना रखी थी, और उसके पीछे एक दूसरा कमरा था। फिर उन्होंने क्या किया कि और रोजी रोटी रोजगार का कोई साधन था नहीं, सब्जियां वब्जियां लगाते थे, उगाते थे, तो कई ऐसे मुसाफिर गुजरते तो इन्होंने उसी जगह पे एक दो टेबल डालकर तो उनके लिए खाना, नाश्ता, ड्रिंक वो कर लिए। मतलब एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप कि लोग आए यहाँ पे, अगर उनको भूख लगी कुछ खाएं तो उससे उनकी जिंदगी चलेगी। तो आते थे मुसाफिर, खाते थे, चले जाते थे। लेकिन इस दौरान में अचानक लोग गायब होने लगे। अब दूर दूर से लोग पूछने आने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चलता। इसी दौरान में बात अप्रैल 1873 की है। अप्रैल 1873 एक कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क नाम के शख्स, ये यूएस मिलिट्री में कर्नल थे, और उनके एक और भाई थे। ये फैमिली बहुत ही पहुंच वाली थी, जो कैंसस में सेनेटर थे। और इन दोनों का एक और भाई था, डॉक्टर विलियम यॉर्क। डॉक्टर विलियम यॉर्क कुछ दिन पहले अपने घर से निकले थे, और फिर वो घर नहीं लौटे, जबकि उनको एक हफ्ते के अंदर लौटाना था। अब जब वो नहीं लौटे तो उनके दोनों भाई परेशान हो गए। दोनों भाई ताकतवर, एक सेनेटर, एक मिलिट्री में कर्नल। तो उन्होंने कहा कि हमें इनको ढूंढना चाहिए। उन्होंने ढूंढने का फैसला किया, इधर उधर भटकते रहे। कहते हैं करीब दर्जन भर लोगों को लेकर उन्होंने उस जमाने में अपने भाई को ढूंढना शुरू किया। जहां जहां गए नहीं मिला। रास्ते भी कई खतरनाक थे। फिर बाद में करीब 100 लोगों की टीम बनाई। उससे पहले उन्होंने पुलिस और बाकी जगह भी इन्फॉर्म किया, लेकिन भाई उनका कर्नल आर्मी से छुट्टी लेकर आया। सेनेटर भी उसकी मदद में लगे, और दोनों ने ढूंढना शुरू किया। 100 लोगों की टीम के साथ आसपास के तमाम इलाकों में भेजा। ढूंढते ढूंढते एक रोज अप्रैल 1873 में कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क, जो कि कर्नल थे, वो कैंसस के इस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बेंडर्स फैमिली रहती थी। और वो तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करते करते कर्नल आखिरकार बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद वो तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि इस तरह के हुलिया के लोग और आपने ऐसे देखे? बेंडर्स फैमिली के चारों लोग मौजूद थे। उनमें से उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, हमने इनको देखा था कुछ वक्त पहले, यहाँ शाम को आए थे, लेकिन फिर वो चले गए आगे। आज पड़ोसियों से भी पूछा, कोई पता नहीं। फिर किसी पड़ोसी ने बताया कि इस फैमिली में से जो इनकी बेंडर्स की वाइफ है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल है, और ये कहते हैं मुर्दे और ये सारे लोगों से भी बात करती है, और ये जो गायब चीजें हैं उनके बारे में पता कर सकती है। तो कर्नल को भरोसा नहीं हुआ, फिर भी वो मिसेस बेंडर के पास गई और उसने मिसेस बेंडर से पूछा, तो मैं कहा मैं हेल्प कर सकती हूँ आपके भाई के लिए। तो डॉक्टर विलियम यॉर्क कहाँ गायब हुए? उसने उनके सामने ही कुछ स्पिरिचुअल सारी वो होती है वो करनी शुरू की। लेकिन करीब आधे घंटे के बाद फिर उसने कहा कि मैं नाकाम हूँ, मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। तो ये सब सुनकर वो लोग चले गए। इसके बाद फिर तलाश शुरू की। 2 दिन के बाद दोबारा कर्नल अपनी टीम के साथ उसी इलाके में फिर पहुंचते हैं, क्योंकि जितने बाकी लोगों से पूछा तो उससे ये पता चला कि इस इलाके के आगे उनके भाई को किसी ने नहीं देखा था। कई ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने कहा हाँ, फलाने दिन हमने उनको यहाँ देखा, उसके बाद कुछ ने कहा हमने यहाँ देखा। तो पूरी पूछताछ आकर उस
कैंसस में बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर ही आकर मामला रुक जाता। उसके बाद किसी ने, इसके हालांकि कई किलोमीटर आगे भी बहुत सारी बस्ती के लोग थे, बट उन्होंने कहा कि हमने इस इलाके में से गुजरते हुए देखा नहीं। तो कुल मिलाकर मामला आकर रुक गया बेंडर्स फैमिली का। आर्मी में चूंकि कर्नल क्राइम और ये सारी चीजें की जानकारी, तो एक बार वो फिर टीम लेकर दूसरे दिन वहां पहुंचते हैं और जाकर बेंडर्स फैमिली से पूछताछ करते हैं। इस दौरान में पड़ोसियों ने बेंडर्स फैमिली के बारे में बताया कि ये लोग आए थे, अभी हाल ही में आए हैं और अजीब व्यवहार है इनका। शाम होते ही उनकी पत्नी और बेटी अजीब अजीब हरकतें करती है और ये लोग कम बोलते हैं। फादर तो चूंकि ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि उसकी अंग्रेजी नहीं आती, टूटी फूटी। बेटा भी कम बोलता है, माँ और बेटी दोनों बोल लेती हैं। तो फिर पूछा, तो इस बार जब पूछताछ हुई तो कर्नल ने नोटिस किया कि फादर ऐसी चीजें थी जिसको कर्नल को डाउट हुआ। तो कर्नल के लोगों ने कहा कि इन चारों को उठा के ले चलते हैं, इनको इंटरोगेट करते हैं तो सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन कर्नल को यह था कि मैं आर्मी में हूं और इस तरीके से बिना सबूत के अपने कानून को हाथ में नहीं ले सकता हूं। कुछ और सबूत इकट्ठा करते हैं इस फैमिली के खिलाफ कि इनको कुछ जानकारी ये छुपा रहे हैं, तो फिर इनको हम लोग इंटरोगेट करेंगे। तो और सबूत जुटाने की कोशिश में कर्नल अपनी टीम को लेकर वहां से चले गए। पहले और सबूत जुटाते हैं फिर इनके पास आएंगे। तो सबूत जुटाते रहे। एक हफ्ते के बाद कर्नल उस इलाके में अपनी टीम को लेकर फिर से पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो बस्ती में उस इलाके में दाखिल होते हैं, क्योंकि कई बार पड़ोसियों से भी पूछताछ कर चुके थे अपने भाई के बारे में, तो एक पड़ोसी बताता है कि अच्छा वो आप कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा आजकल बेंडर फैमिली के घर से कोई हलचल दिखाई नहीं देती और पिछले 2-3 दिन हो गए, न कोई घर के बाहर आता है न कोई घर के अंदर जा रहा है। सन्नाटा है। कुछ जानवर उनके पालतू थे वो वहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर कर्नल को थोड़ा तो लगा कि ये क्या मामला, अचानक नहीं गायब तो नहीं हो गया, भाग तो नहीं गया। इसका कर्नल और उनकी पूरी टीम उस घर में दाखिल होने का फैसला करती है। कुछ पड़ोसियों को लेती और उसके बाद अब बेंडर्स फैमिली के घर में पहली बार कर्नल की टीम एंट्री करती है। अंदर दाखिल होती है, दरवाजा खोलती है तो कमरे में घुसते ही अजीब सी बदबू आती है। बड़े ध्यान से वो देखते हैं तो फर्श पे और दीवार पे कई जगह पे मिट्टी और मिट्टी भी कुछ गीला। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो असल में खून के धब्बे थे। अब उस कमरे में टेबल और बाकी चीजें और कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान में उन खून के धब्बे की तलाश करते करते एक जगह पे उनको अचानक लगा कि यहाँ पे ये फॉल्स दीवार है, ये दीवार जानबूझ के बनाई गई है। फिर उसको टटोला गया तो असल में एक दरवाजा था जो दूर से लगता था कि दीवार है और उसके पीछे कुछ है ही नहीं। और उस दरवाजे को जब खोला गया तो पता चला इसके पीछे एक और कमरा है। उस कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे में भी अजीब सी स्मेल, बदबू और वहां खून के छींटे, लेकिन और कुछ मिला नहीं। अब खून के छींटे कैसे, क्यों, इस घर में, और बेंडर्स फैमिली कहाँ गायब हो गया, ये सारी चीजें अभी समझ में नहीं आ रही थी। फिर कर्नल की टीम ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम पहुंची। अब उस दूसरे कमरे के पीछे पूरा गार्डन था जिसमें सब्जियां और फल ये सारे उगाए गए थे। 160 एकड़ का पूरा इलाका था बेंडर्स फैमिली के पास।
पीछे जाते हैं तो सेब के सारे पेड़ थे। दरवाजे के ठीक बाहर निकलते ही पहली जगह पे जो सेब का पेड़ उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि यहाँ पे मिट्टी कुछ उखड़ी हुई है और ये ऐसे कहीं पे गड्ढा खोदा गया है, ताजा दिख रहा है। उन्होंने उस जगह की खुदाई की। जब खुदाई की तो उसके अंदर से एक लाश मिली। सर पे गहरा चोट, लेकिन सर धड़ से अलग गड्ढे के अंदर दफना दिया गया था। कपड़ों से और बाकी चीजों से पता चला कि डॉक्टर विलियम यॉर्क की लाश। अब कर्नल और उनके भाई सदमे में उनके भाई की लाश पड़ी थी और बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया था। इसके बाद अब उन्हें डाउट हुआ, फिर उन्होंने देखा तमाम सेब के पेड़ जो थे वो उसी तरीके से, कुछ ताजे कुछ अजीब। तो उन्होंने सबकी खुदाई करने का फैसला किया। अब तमाम लोग भी, भीड़ भी आ गई। उसके बाद जैसे ऐसे सेब के पेड़ की खुदाई करनी शुरू की गई, टोटल 10 लाशें और मिली। 11 लाश पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे दफन थी। उनमें से एक लाश ही सिर्फ ऐसी थी जिसका गला जो है सर धड़ से अलग नहीं था। बाकी 10 लाशें उनका सर और धड़ अलग था और उसको दफना दिया गया था। वो इकलौती लाश जिसका सर अलग नहीं किया गया था, वो एक बच्ची की लाश थी, करीब 7 साल की। और उसको देखकर फिर बाद में पता चला कि उस बच्ची की लाश के साथ एक और लाश भी दफन थी उसी में। शायद उसे जिंदा दफनाया गया था। अब ये सारी लाशें निकली, हंगामा मच गया। अब इस दौरान में बेंडस फैमिली की खोज शुरू हुई। बेंडस फैमिली का कोई सुराग नहीं। अब कैंसस पुलिस और बाकी लोगों ने सब वहां पे जो पता चला, फिर अलग अलग बड़े शहरों से, न्यूयॉर्क तक से मीडिया की टीम पहुंची उस वक्त, और उन्होंने इन खबरों को उठाया। और जिस तरीके से तो ये सारी चीजें अब मीडिया में आने लगी, लेकिन बेंडस फैमिली का कोई सुराग नहीं मिला था। शुरू में $20,000 का इनाम रखा गया उन चारों के ऊपर। फिर इस इनाम को बढ़ाकर 40,000 किया गया। फिर इसको बढ़ाकर 60,000 किया गया। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में तमाम टीमें लगी, तमाम डिटेक्टिव लगे। खुद कर्नल और उनके भाई भी अपनी तरफ से कोशिश में लगे रहे कि इनको ढूंढा जाए। कई जगहों पे सबूत भी मिला कि हाँ ये 4 फैमिली यहाँ से गुजरे, लेकिन उसके बाद आगे जाकर कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये लोग थे कौन। तो फिर कहानी सामने ये आई कि जॉन बेंडर्स जर्मनी का रहने वाला था। इसकी शादी जर्मनी में हुई थी। शादी के बाद बाकी जैसे बिजनेसमैन थे, वो अलग अलग देशों का रुख कर रहे थे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो ये भी वहां से निकला और फिर ये अमेरिका पहुंच गया और कैंसस में आकर रुका। यहाँ इसने 160 एकड़ की जमीन खरीदी, एक छोटा सा वो बनाया। लेकिन आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। इसकी जो वाइफ थी केट बेंडर्स, इसके बारे में है कि शादी से पहले उसकी कई शादियां हुई थी और उसके तमाम पति की मौत हो गई। और कमाल की बात ये थी कि उसके जितने पति की मौत थी उन सबके सर पे चोट के निशान थे। तो बाद में ये भी हुआ कि हर पति को उसने खुद मारा था अपने हाथों से। वो थोड़ी सी जो आत्मा, प्रेतात्मा और इन सारी चीजों उस पर बिलीव करती थी। और शाम 6 बजे डेली वो एक तरह से अपने उसमें चली जाती थी, जो उसका काम होता था प्रेयर करना और बाकी चीजें। और फिर उसका दावा था कि वो मुर्दों, तो उसके बारे में था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और वही सारी चीजें फिर उसकी बेटी में आई। तो पूरी कहानी आई कि कैंसर ली। तब इन्हें लगा कि हम कैसे और जिए, कमाई कर। तो इस दौरान में पहली बार एक मुसाफिर वहां से गुजरा। तो मुसाफिर थका, शाम का वक्त था, उसने देखा कि ये लोग यहाँ पर हैं। दूर तो बेंडर्स ने देखा, उसने पूछा, उसने कहा आइए आप। तो उन्होंने कुछ उसको सर्व किया, स्नैक्स।
ड्रिंक्स दिया, उसने पैसे दिए, कुर्सी पे बैठा हुआ था और उसके पास अच्छे खासे मिसेस बेंडर्स और उनकी बेटी उस मुसाफिर का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए वो उनको सारी बातें बता लगन और मगन से वो उनको सुन रहा है। तभी पीछे से जॉन बेंडर्स आते हैं, घर के मुखिया, और एक हथौड़ा था उनके पास। वो हथौड़े से तीर सर पर उस मुसाफिर के। मुसाफिर मर जाता है। इसके बाद बेटा गला काटता है। फिर बीवी, बेटी और पति और ये सारे मिलकर उसकी लाश को घर के पीछे ले जाकर गड्ढा खोद के दफना देते हैं और उसके जितने सामान वामान थे वो सब लूट। इस पहले कत्ल के बाद उन्हें लगा कि कमाया जा सकते हैं और आसपास में सन्नाटा ये इनके लिए आइडियल माहौल था। तो पहला कत्ल इसी तरीके से जितने फिर आए उसमें सभी का काम बटा हुआ था। मुसाफिर को रिझाती और उससे वो सारे कि कैसे मुर्दों से भी बात की जा सकती है और बहुत ही बताती। बेटी इंग्लिश फराटेदार बोलती थी और वो अपने उस तरह से एकदम काबू में लेती। फॉल्स दीवार थी, उसे लगता है कि इस कमरे में कोई और नहीं। दरवाजा खुलता और पीछे से बाता और वो हैमर से हथौड़े से मारता। उसके बेटा गला काटता। फिर चारों मिलकर लाश को दफना देते और इस तरीके से बढ़ती गई। और उनके पास काफी पैसे आते गए। ज्यादातर व्यापारी टाइप के लोग थे तो अच्छा खासा पैसा होता है। तो ये सिलसिला कहते हैं कि 21 कत्ल इन्होंने। हालांकि उस बात के पीछे से जो मिली वो 11 लाशें मिली थी, लेकिन 21 इसलिए कि उससे थोड़े आगे जाकर इस घर के और इनके पीछे ही एक नदी है। तो एक बार एक मुसाफिर ने जब ये विलियम यॉर्क को ढूंढा जा रहा था और जब बेंडर्स फैमिली भाग गई तो फिर उस नदी में भी कुछ लाशें मिली थी और उस तरीके से ही सर कटे और बाकी चीजें तो उससे जोड़ा गया कि ये भी बेंडर्स फैमिली का काम है। तो इस तरीके से अब आखिर बेंडर्स फैमिली गई कहां? तो जब विलियम यॉर्क को ढूंढने कर्नल उनके भाई तब उनको लगा कि शायद अब हम पकड़ में आ जाएंगे और उन्हें यह डर था कि अगर एक बार यहाँ तलाशी ली गई तो घर के अंदर की कुछ चीजें सामने आ जाएंगी और अगर गार्डन की तलाशी ली गई तो पेड़ के नीचे जो दबी हुई लाशें हैं वो बाहर तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस 21 कत्ल की बातें उस वक्त जब फैली और फिर मीडिया में भी आई तो लोग इतने गुस्से में थे कि बेंडर्स फैमिली के पड़ोस एक ऐसा पड़ोसी था जिस बेचारे ने सिर्फ ये कह दिया कि मैं इनको अच्छे से जानता था और मेरी इनसे बातचीत भी होती थी। तो लोगों को लगा कि ये उसका साथी है। उसे भीड़ ने फांसी पे लटका दिया। बड़ी मुश्किल से बाकी पड़ोसियों को बचाया गया। अब बेंडर्स फैमिली क्या रहस्य बरकरार रहा कि वो है कहां, तो उसको लेके पुख्ता जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। हालांकि अब तो 150 साल है, वो अगर अपनी नेचुरल मौत भी मरे होंगे तब इस दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन कहानी 2-3 है। एक कि वो लोग वहां से वापस शायद जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी में ही रहने लगे। दूसरा जर्मनी के अलावा एक मैक्सिको कि वो उनके बारे में कुछ सबूत मिला कि मैक्सिको में भी जाकर छुप गए। तीसरा ये था कि शायद भीड़ नहीं अपने हाथों से उनके किए कि उन्हें सजा दे दी और उनकी लाश तक नहीं मिली। और इसको लेके बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बेंडर्स फैमिली अमेरिका की हिस्ट्री की पहली ऐसी फैमिली थी जो सीरियल किलर थी। मतलब एक फैमिली 4 लोग और चारों मिलकर कत्ल किया करते थे और 21 कत्ल का इल्जाम इनके सर के ऊपर 11 लाशें घर के नीचे बरामद हुई। लेकिन ये चारों सीरियल किलर कभी रिकॉर्ड पर कानून के शिकंजे में नहीं आए, तो वो हमेशा लापता रहे। बल्कि उनकी मौत 150 साल के बाद भी ये पुख्ता तौर पर कोई दावा नहीं कर सकता कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, जिंदा उस वक्त रहे थे या मार दिए गए, किसी और देश में बस गए, किसी और हुलिया और नाम के साथ बस गए। ये सारी चीजें कहीं नहीं मालूम। लेकिन ये अमेरिका की आज भी एक मिस्ट्री है।